पहलगाम में जो हुआ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन का फेलियर भी है कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, फेलियर क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हमारा प्लेस। एक तरह के लोग थे जो सरकार को दोष दे रहे थे, एक तबका ये कह रहा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी राइट विंग है, माइनॉरिटीज को ये मैसेज जा रहा है कि हम सेफ नहीं है। Worst incidents which has happened. They want 2047 India to be a Islamic state. एकदम दिल में आग और गुस्सा है लोगों के। 10 दिन पहले या 8 दिन पहले इंसिडेंट्स के जनरल आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम अलग नेशन हैं, हम अलग देश हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि 13 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी कैन नॉट इंटिमिडेट मी। उससे पहले बलूचिस्तान में देयर वाज अटैक बाय BLA, ट्रेन हाईजैक किया था एंड उनकी पाकिस्तान आर्मी को भगा के बेलो वाले ने मारा था। जून जुलाई में क्या हुआ था, देयर वाज अटैक ऑन इंडियन पिलग्रिम्स, दोज हु वेंट टू अमरनाथ यात्रा, रियासी में उन पे अटैक हुआ था। तो क्यों हुआ था? जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट दोबारा चुन के आई तो इमीडिएटली अटैक हुआ था। व्हाई इट्स हैपनिंग? बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हियर। यू नो, पाकिस्तान ISI का so much of influence was there in the Bollywood. अभी भी है। All eyes on Rafah. Why not on my soldiers? Why not on my Indian army? Why not on our situations which are there in the country? उस पे नहीं करते हैं। The mind which is working behind all this is Pakistan and ISI. We have to identify that center of gravity. हम टेररिस्ट कैंप तोड़ रहे हैं, हम बॉर्डर पे फायर कर रहे हैं या इनके स्लीपर सेल मार रहे हैं, पर हम कब जाके उसका जो हेड है उसको हम ख़त्म करेंगे? वॉर जब तक रहेगा जब तक ISI पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोकल्स आर लाइक अस ओनली। जब जनरल जिया-उल हक स्टार्टेड ऑपरेशन टोपैज, इट इज़ इन ओपन डोमेन, आप गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन टोपैज जो बोलता है कि भारत को ब्लीड करना है बाय 1000 कट्स। 99 कारगिल हो गया, कारगिल से पहले 89 में क्या हुआ, उससे पहले 71 में क्या हुआ? ये ब्रो पाकिस्तान ने 2 पीसेस, 3 से 4 से 5,000 टेररिस्ट भर दिए थे लश्कर के जैश के वैली में। हर एक कंट्री के पास सर एक आर्मी होती है, पर पाकिस्तान आर्मी के पास एक कंट्री है, वहाँ का इंफॉर्मेशन वॉज वेरी वेरी स्कैंटी। पता नहीं चलता था कि कौन आया कौन गया। पीपल वर नॉट रेडी टू गिव एन कम इंफॉर्मेशन। जो भी फौज के साथ बातचीत भी करता है उसको मार देते टेररिस्ट। 370 का हटना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। यस, उसको आप कैसे देखते हैं आज के कश्मीर के पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है? 370 was a very very good step which was taken by our government. Majority of Kashmiris, they love India, they want freedom, they want good life, they want good employment, they want, you know, good infrastructure, they want good education, but there is small section which dominates and which, you know, controls the majority. अभी सही ये सब जितने भी है ना, ये रोने वाले हैं। जो भी इन्होंने किया है अपना पहलगाम में, उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता आप, क्योंकि आप फौज में रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि पहले हमें फायर करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती यस। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। लेकिन जंगें वतन पर मर के नहीं, दुश्मन को मार के जीती जाती। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक ऐसे अफसर हैं जिन्होंने अपने समय में कई लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाया है, जहां पर हूरें शायद उनका इंतजार कर रही थी। कर्नल सचिन, हमसे बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपकी पर्सनालिटी इतना इंस्पायर करती है, और अब आप एक SSB इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। काश SSB, NDA, NDA, CDS, SSB डिफेंस, जो फौज की जर्नी रही है। और जैसा कि मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि फौज आपके अंदर से नहीं गई है, और शायद नहीं गई है। यस, आपने सही पहचाना है, फौज नहीं गई है और नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। क्योंकि देखो, आप अगर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका कहना चाहूँगा, और जय हिंद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे मौका दिया। फौज एक बार जो फौजी बनता है ना, ही फौजी फॉर लाइफ टाइम। चाहे वो यूनिफॉर्म निकाल के रख दे तो उसके हार्ट में जो ग्रीन वर्दी है, जो ऑलिव वर्दी, वो नहीं जा सकती।
तो मैं उस टाइप का फौजी हूँ, और बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में भी पूरे फौजी हैं। मेरे फादर, चाचा, मेरे मौसी के जो हस्बैंड थे काका, एंड दादाजी, नाना जी फ्रीडम फाइटर, तो वो कहीं ना कहीं है। और मेरी बेटी मिलिट्री स्कूल में है अभी, माय सन इज इन मिलिट्री स्कूल एंड यंगर आल्सो इज, तो वो है। कभी कभी डीएनए गलत हो जाता है। नहीं भाई, ये गलत नहीं, देश के साथ बहुत अच्छा हुआ कि उनको, हमारे देश को आपके जैसा अफसर मिला। तो क्या ये जो एस्पिरेशन था ये बचपन से ही था, इसीलिए सैनिक स्कूल भी गए? हाँ, ये एस्पिरेशंस मेरा बचपन से कहें से सी वो घर में माहौल था, सब वर्दी वाले थे, एंड वो वर्दी का एक वो होता ना, एक थोड़ा-सा एक देयर इज़ अ ग्लैमर है, एक अट्रैक्शन है, एक क्रश है। जैसे होता है ना आपके जो स्कूल में क्रश है, तो मुझे स्कूल में जो क्रश था वर्दी का क्रश था। तो वर्दी बहुत अच्छी लगती थी मुझे, और मेरी माँ को भी लगती थी कि यार मेरा बेटा जो है, पापा तो मेरे रैंक्स में थे, जवान थे। तो मेरी मम्मी को लगता था कि ही शुड वियर अ स्टार ऑन शोल्डर, वाह। तो उसका भी एक थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे तो लगता था कि मुझे वर्दी पहननी है। वो एक क्रश था, और इसी की वज़ह से मैं सैनिक स्कूल जॉइन किया। सैनिक स्कूल में आई ट्राई टू ट्रांसफॉर्म माय सेल्फ बिकॉज़ आई एम फ्रॉम अ विलेज। आई कम अप फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड। सो वो ब्लैक सॉइल से आता हूँ मैं, लातूर और छोटे से गाँव से। तो वहाँ से आई ट्रांसफॉर्म माय सेल्फ, चेंज माय सेल्फ टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनडीए। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए, एसएसबी और मेडिकल क्लियर करके आई जॉइंड एनडीए। 16 हाफ में मैंने क्लियर किया था, तो 20-21 में मैं अफ़सर बन गया, एंड उसके बाद फिर जर्नी फ़ौज की रही है। शुरू हो गई। फौज की जर्नी पे आएंगे, उससे पहले एनडीए की लाइफ यस। बड़ी एक्साइटिंग होती, मेरे लिए तो बड़ी एक्साइटिंग रही थी। कभी जा नहीं पाया, 8 एसएसबी में फेल किया हूँ, आपको मैंने बताया था मे बी आप जैसे। 90 एसएसबी में हो सकते क्लियर, आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। उम्र निकल गई सर। सीरियस करना चाहिए था। सीडीएस के थ्रू ही एक्चुअली, एनडीए का तो रिटर्न ही नहीं क्लियर हुआ हमसे। ओके, ओके। तो खैर ये हमारा दुख दर्द तो फिर कभी। एनडीए की लाइफ थोड़ी सी बताइए, जो लोग एनडीए में जाना चाहते हैं और जिनको नहीं पता है एनडीए के बारे में, उनके लिए भी। See, NDA is a graduation which is there, after 12th जब आप सिलेक्शन हो जाता है एनडीए में, वहाँ ग्रेजुएशन करवाते हैं। ग्रेजुएशन कम ट्रेनिंग और रगड़ा ज़्यादा है। एनडीए में आपको दे मेक यू अ मैन फ्रॉम अ बॉय। बच्चे से आपको एक बंदा बनाते हैं वो, और उसमें आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। दैट इज द 3 टेक अवेज। ये मेन टेक अवे है उसमें से, कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। कुछ भी करना है, बोला इट इज मेंटल। बोला पढ़ाई करनी है, बोला इट इज मेंटल। पहाड़ चढ़ना है, बोला इट इज मेंटल। बोला सर मुझे खाना खाना है, इट इज मेंटल। खाना नहीं खाना है, इट इज मेंटल। तो दे फोकस ऑन योर माइंड। इफ यू कीप योर माइंड रोबस्ट एंड स्ट्रांग, यू कैन अचीव एनीथिंग। दिस इज द क्रक्स ऑफ एनडीए। तो एनडीए में तीनों सर्विसेज की तीनों common- सर्विस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एंड बहुत अच्छी कमराडरी, और आपका जो टीम बिल्डिंग है वही होता है। टीम बिल्डिंग, कमराडरी, योर एबिलिटी टू नो टेक रिस्क, तो वो सब वहाँ हो जाता है विद वेरियस स्पोर्ट्स, वेरियस सर्विस सब्जेक्ट्स, वेरियस कॉम्पिटिशन्स। तो एक बहुत अच्छा और यूनिक इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का। नोवेयर इन द वर्ल्ड देयर आर ऑल 3 सर्विसेज ट्रेनिंग होती है, सिर्फ एनडीए में होती है ये, ऑल फिर 3 सर्विसेस। पहले 3 साल कॉमन और चौथे साल में आप अपना थर्ड ईयर में अलग अलग। थर्ड ईयर में थर्ड ईयर, यस, third year में यस। आप जाते हो, फिर फिर देन यू गो टू वेरियस एकेडमी। जो एयरफोर्स वाले हैं दे गो टू डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी। जो नेवी वाले हैं दे गो टू एजीमलाई। नाउ एजीमलाई आदि हो गया है, नेवल एकेडमी केरला में है। एंड इंडियन आर्मी वाले दे गो टू आईएमए, दैट इज देहरादून, जो मैं गया था देहरादून में। अगेन इट इज ब्यूटीफुल प्लेस। जी। और आप कब पास आउट हुए? 98। तब तो सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे। यस, हमारे समय थोड़ा चेंज हो गया था विद इन Okay. 6 मंथ्स। 97 तक था, 98 में लेफ्टिनेंट स्टार्ट हो गया था। तो आप आई लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट हूँ। और व्हाट वाज द यूनिट? आई वाज इन आर्टिलरी 8 फील्ड में गया था। फर्स्ट पोस्टिंग फॉर 6 मंथ्स आई वाज इन देहरादून ओनली। कोर्स किया मैंने देवलाली नासिक में, उसके बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन देहरादून इटसेल्फ। फर्स्ट पोस्टिंग वहीं से इमीडिएटली आईएमए से मैं देहरादून में ही वहीं पोस्टेड हो गया था। यूनिट वहीं थी। ये जो आर्टिलरी में जो था आपका, ये कौन सा मीडियम रेंज? या आई वाज इन मीडियम आर्टिलरी। मीडियम आर्टिलरी। तो फॉर द ऑडियंस, मीडियम और आर्टिलरी मीडियम में कौन सी आर्टिलरी गन्स मतलब आती हैं? 130 mm, 130 mm का जो बोर है,
दैट इज 130 mm, दैट इज ये तोपों की बात होगी। बोफोर्स, तोपों की बात तोपों की, होती है। और इसमें भी 130 mm की अगर बात करते हैं तो वो बोफोर्स, बोफोर्स तो जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही है। कंट्रोवर्शियल भी रही है और बहुत अच्छी भी रही है गन। गन अच्छा, इज गुड, बोफोर्स गन गन इज गुड। गन इज गुड, उसमें ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोवर्शियल जो लोगों में है, जो हाँ। लोगों ने जो उसमें ऊपर नीचे किया था वो कंट्रोवर्सी है, बट गन इज गुड। ओके। It helped us in Kargil war, winning Kargil war. अच्छा, It was one of the main stay of the Kargil war. तो आर्टिलरी के एक ऑफिसर का जो रोल होता है, वो आप गन कैसे फायर करते हैं? आपको बोफोर्स में आप स्टेशन है मान लीजिए, तो हाउ डू यू फायर कि हमें कहाँ तक मारना है, कहाँ है? See, उसका एक रेंज, मैक्सिमम रेंज है 30 किलोमीटर से। I'm just अच्छा। telling you. So क्या होता है when you are, see how a war is fought, let me tell you that first. War is not fight in oscillations. There are main fighting जो चीजें हैं, fighting arms जो हैं, main is infantry. There is called battle queen, लो जिसको क्वीन कहते ऑफ हैं द बैटल, पैदल सेना। या पैदल सेना जो आगे चलती है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, आपके पास तलवार भाले लेके लोग चलते थे और उसके बाद घुड़सवार होते थे उसके साथ-साथ, और उनकी थोड़ा-सा पीछे क्या होता था, तोपें होती थी, छोटी तोपें होती थी जो 4-5 किलोमीटर मारती थी। तो वो दिस होल बैटल ग्रुप एक साथ चलता है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए अलग होते हैं चीज़ें। आर्मी सप्लाई कोर है, उसका ऑर्डिनेंस है जो आपको दारू-गोला देता है, उसके बाद पीछे है मेडिकल कोर है जो आपके इंज्योर्स को करता है, उसके पीछे सबको जोड़ने वाला है सिग्नल्स जो आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और इनके आगे कुछ प्रॉब्लम आती है इन्फेंट्री और आर्टिलरी, और इनके आगे ब्रिज बनाना है, कुछ माइंस इंजीनियर्स होते हैं। तो दिस होल कॉम्बैट ग्रुप इज पैकेज, आर्मी इज अ पैकेज व्हिच फाइट्स टुगेदर एंड दे हैव सपोर्ट ऑफ ईच अदर। तो उसमें आर्टिलरी का एक पार्ट है जो आगे आपका दुश्मन है दूर के ऊपर, वो डिस्ट्रक्शन करता है ऑफ द टारगेट्स एंड ऑफ द bunkers, so thus infantry can easily go and run up. The last 100 या 200 मीटर्स का जो इन्फेंट्री बैटल है, मैन टू मैन, उससे पहले तक आर्टिलरी फायर करती है टू सॉफ्टन द टारगेट्स। और ये आर्टिलरी फायर इन्फेंट्री के सपोर्ट से होता है। सपोर्ट इन्फेंट्री सपोर्ट से, इन्फेंट्री के साथ साथ हमारे ऑफिसर्स, आर्टिलरी के ऑफिसर्स चलते रहते हैं जो फायर को डायरेक्ट करते हैं। दे रीड और वुड किस जगह फायर गिरा है, तो दे सी थ्रू द बाइनोकुलर्स एंड दे प्लॉट ऑन द मैप, और वो करते हैं कितने पीछे आया गोला, कितने सॉरी कितने आगे गया है, तो उसको करेक्शन देके दे गेट इट ऑन द टारगेट, एंड द मोमेंट इट कम्स ऑन टारगेट एंड स्टार्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द टारगेट, then they lift it up and then infantry goes and mops up and kills the remaining infantry which are our enemies. So you are firing based on a communication that is coming to you. Yes, forward troops were firing, with them there is an officer, observer officer है, उसको बोलते हैं ओपी बोलते हैं, observation post officer. He directs us and from here he fires and the given coordinates of map वो प्लॉट करता है, यहाँ से रेंज निकाल के देन ही फायर्स देयर, he puts it on the gun and fires. गलतियां होती हैं, होती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो फायर हमारे ही लोगों को नुकसान पहुंचा दिया हो? नहीं, in my lifetime it is not happened, but yes, In your knowledge? yeah, in हुआ है। इन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसी गलतियां हुई हैं जहां कभी-कभी क्या हो जाता है, द ऑब्जर्वेशन ऑफिसर मे नॉट हैव बीन एबल टू पास इट डाउन टू हिज अच्छा, कम्युनिकेशन। जस्ट फॉर ऑडियंस, जो ऑफिसर है, ऑब्जर्विंग ऑफिसर है, वो कोऑर्डिनेट्स देता है। कोऑर्डिनेट देता है और वो फायर को करेक्शन करता है। अच्छा, वो ही इज वॉकिंग विद द इन्फेंट्री, जो हमारी इन्फेंट्री चल रही है उनके साथ, जो हमें पैदल सेना चल रही है उनके साथ चल रहा है, टैंक चल रहे हैं, टैंक्स में बैठ के जा रहा है वो। टैंक्स भी दे आर आल्सो आर्मर्ड व्हीकल्स, जो कैवलरी जो होती है, इट इज पहले घोड़े होते थे, अभी ये टैंक्स आ गए हैं, दे आर मूविंग अहेड, वो जा रहे हैं और वो फायर का करेक्शन देते जा रहा है। तो इट इज साइमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा है, इट इज हैपनिंग एट वन टाइम, रियल टाइम। ओके। अब आर्टिलरी का सफर तो शुरू हो गया, पर आर्टिलरी से आरआर, या राष्ट्रीय राइफल्स, या राष्ट्रीय राइफल्स वॉलंटरी वो होता है, राइट? नहीं, वॉलंटियर नहीं है, अच्छा, इट इज एन पोस्टिंग पोस्टिंग है। बेस्ड। नाउ मैं ये बता सकता हूँ प्राउडली कि आवर्स वाज द फर्स्ट बैच जो आरआर में हमको 98 99 में क्या हो गया था, कारगिल युद्ध हो गया था, 2000 तक खत्म हो गया, स्टेबलाइज हो गया था। 2000 के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा टेररिस्ट भर दिए थे पाकिस्तान ने कश्मीर में। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आरआर यूनिट्स, उसकी पहले रेज हुई थी 96 92 के आसपास, जनरल बीसी जोशी थे हमारे,
चीफ थे, उन्होंने स्टार्ट किए थे आरआर। मकसद क्या था आरआर का? मकसद का आरआर वाज बेसिकली काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स। अच्छा। क्या होता है कि इन्फेंट्री जब जाती है फील्ड एरिया में, तो उनको दोबारा वापस आने की बजाय दोबारा उनको कॉम्बैट जोन में भेजते थे, तो इन्फेंट्री को रेस्ट नहीं मिलता था। तो उनको पीस में आना चाहिए, 2 साल 2.5 साल फील्ड में, फिर पीस में। तो उन्होंने एक ऐसा फोर्स क्रिएट किया, फ्रॉम ऑल आर्म्स सबसे लिया, और एक राष्ट्रीय राइफल क्रिएट किया। थोड़ा सा इन्फेंट्री से लिया, थोड़ा सा आर्टिलरी करते, सारे आर्म्स लेके राष्ट्रीय राइफल क्रिएट किया। मेन एम वाज टू फाइट अगेंस्ट द इंसर्जेंसी, अगेंस्ट द टेररिस्ट। सो वो इतना अच्छा फोर्स बन गया और पीरियड ऑफ टाइम। तो आज के ज़माने में अगर राष्ट्रीय राइफल बोला जाता है तो इट इज़ ऑल ड्रेडेड फोर्स अगेंस्ट टेररिस्ट। और आप पहुंचे 99 में? नहीं, मैं पहुंचा 2001 में। 2001 में। या 99 में आई वाज डिप्लॉयड इन द ड्यूरिंग कारगिल वॉर, डिप्लॉयड अलोंग द पंजाब बॉर्डर। आई वाज ऑब्जर्वेशन ऑफिसर, मुझे वहाँ मैं यूनिट के साथ लगा गया था। इमीडिएटली वो खत्म होती, अगेन आई वेंट टू वैली कश्मीर में। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टिंट विद द एक्चुअल कॉम्बैट जोन, लाइव कॉम्बैट जोन। और आरआर में जैसे उस समय की बात बोल रहा हूँ कि उस समय आरआर में 2001 के आसपास आपने सुना होगा, बहुत से न्यूज़ उस समय आती थी। आजकल तो सोशल मीडिया है, इतना एक्टिव है कि एक टेररिस्ट मारा गया या कुछ इंसिडेंट हो गया तो पूरी इंडिया में पता चल जाता है बिकॉज़ ऑफ द सोशल मीडिया। उस समय हमारे पास ना टेलीफ़ोन होते थे, ना कोई ऐसे फ़ोन होते थे। एक फ़ोन होता था जो भी हम जाके बूथ में जाके बात कर सकते थे। तो इन दैट सिनेरियो द सिचुएशन वाज़ वेरी टफ। मिल्टन सी वाज़ एट पीक। 3 से 4 से 5,000 टेररिस्ट भर दिए थे लश्कर के, जैश के वैली में। आप सुनते होंगे कि न्यूज़ में एक आता था कि हाँ, 4 फौजी गॉट आईडी ब्लास्ट, 10 टेररिस्ट किल्ड, 1 ऑफिसर इंजर्ड, ऐसे न्यूज़ आती थी। तो एवरी डे, हर दिन 2 या 3 दिन बाद आपकी न्यूज़ मिलती थी पक्का। उस समय आई वाज़ पोस्टेड देयर एंड उसमें कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, अगेन वन ऑफ द ड्रेडेड डिस्ट्रिक्ट। कश्मीर में नॉर्थ कश्मीर है, साउथ कश्मीर है। इफ यू डिवाइड कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर वाज ऑल अबाउट कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, व्हिच वाज वन ऑफ द deadliest district of for famous for terrorism and terrorist. Why so? ऐसा क्यों था? See, it is close to Close. line of control, and immediately the moment they cross line of control, तो full जंगल है। अच्छा। And jungle is a very very neutral to both of us. And वहाँ के जो कुछ locals होते थे, terrorists, few of them, उनको जंगल अच्छा पता था क्योंकि उनका गांव है, उनके घर हैं उधर, तो they are much more clearer on the terrain. तो it is to give advantage to them. तो राष्ट्रीय राइफल was deployed there, and when 2001 I was posted there. तो जो आपका जो शौर्य चक्र था वो उसी टेन्योर में या उसी टेन्योर में शौर्य चक्र, सेना मेडल, कमेंडेशन कार्ड ऐसे मिले हैं मुझे फॉर ऑपरेशंस। तो अगर इनमें से कोई ऑपरेशन अगर आप बताना चाहें? नहीं, बहुत बहुत ऑपरेशंस है ऐसी, जैसे जो सपोज एक सेना मेडल मिला है या एक शौर्य चक्र मिला है, तो I can just draw a parallel, every time Sachin Tendulkar will go and he will not score a century, Right. है ना? To score a century he has to play 10, 15 मैचेस, 20 मैचेस, तब जाके एक सेंचुरी आती है। तो हमारे को भी इतनी बार हम जाते थे ऑपरेशंस में, कभी हम गए तो निकल गया, कभी हम वहाँ बैठे एम्बुश में, वो इस रास्ते पे आना, हमारे पीछे से निकल गया। Okay. So there were so many permutation, combinations and deadly situations. कभी-कभी ऐसा होता था कि हम गए हैं और हम पे फायर आ गया, हमारा पहले डाउन है, एंड देन यू हैव टू रिकवर फ्रॉम दैट व्हेन यू आर डाउन विथ वन ऑफ योर सोल्जर्स, एंड देन यू हैव टू टेक हिम ऑन एंड देन गेट द ऑपरेशन क्लीन। तो ऐसे अलग-अलग सिचुएशंस थे, बहुत सिचुएशंस थे उस समय। जो 14 लोगों को न्यूट्रलाइज किया था आप लोगों ने, आपकी टीम ने पूरी। कहाँ किया क्या? जो 14 टेररिस्ट। हाँ, 14 माय टीम हैज न्यूट्रलाइज्ड 14। 6 तो हाँ, 6 महीने किए थे, एक बार नहीं, अलग-अलग ऑपरेशन में, एक बार 1 किया, एक बार 2 किया, एक बार 3 किया, तो अलग-अलग ऑपरेशंस में मैंने किए थे। इसमें से सबसे खतरनाक जो ऑपरेशन आपको याद है? एवरी ऑपरेशन खतरनाक, खतरनाक। because every time you go there हाँ. out, you know either you are going to kill him or he is going to kill you. Every time at the morning 3 बजे 2 बजे निकलते थे रात को हम ऑपरेशन के लिए, कभी रात भर वॉक कर रहे हैं पहाड़ियों में, and then early morning we used to put a cordon on the top of the hill and we used to roll down and search in the jungle, a thick jungle. अगर आप देखते हो या
महाराष्ट्र पुणे में हैं, मुंबई में कभी देखा होगा आसपास, गॉन अराउंड सह्याद्री हिल्स, सेम काइंड ऑफ हिल्स, बट दे आर फुल ऑफ पाइन ट्रीज, दे आर फुल ऑफ अंडरग्रोथ श्रब्स, उसके अंदर आपको ढूंढना है। तो वो एक चैलेंज, बहुत टफ चैलेंज होता था। टेरेन एक चैलेंज हो गया। हाँ, when I was posted there, now will come to the task was given to me. I was posted as a company commander. At the age of 23, I was company commander. And the task was given to me was, मुझे क्या टास्क दिया था कि आप इस इलाके में पूरे के पूरे 25 से 30 गांव थे और 15 से 20 किलोमीटर का एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, 20-25 किलोमीटर का, उसमें यू हैव टू न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट whosoever is there. So मुझे सबसे पहले चैलेंज था कि वहाँ का इंफॉर्मेशन वाज वेरी वेरी स्कैंटी, पता नहीं चलता था कि कौन आया कौन गया। पीपल वर नॉट रेडी टू गिव इनकम इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि लोगों को मारा जाता था। अगर जो भी फौज के साथ बातचीत भी करता है उसको मार देते टेररिस्ट, बिकॉज गांव में उनके इन्फॉर्मर हैं। गेम इज ऑफ ऑल फियर एंड वायलेंस। गांव में कोई हमको सपोर्ट नहीं, नो इन्फॉर्मेशन। दूसरा चैलेंज वाज टू अंडरस्टैंड द टेरेन, जंगल। थर्ड चैलेंज वाज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ टेररिस्ट, कैसे वो ऑपरेट करते हैं। क्योंकि हर इलाके में, अगर आप साउथ कश्मीर में देखोगे तो अलग है, अगर आप श्रीनगर में आओगे तो अलग टैक्टिक्स है उनकी, बिकॉज अर्बन इंसर्जेंसी है। अर्बन में गाड़ी में बैठ जाएगा, बुर्का पहनने निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, आपसे हाथ मिला लेगा, कार्ड दिखा देगा, निकल जाएगा, और जाके आपको रेडी से भी बोलेगा कि मैं आपको मिला था जनाब, कैसे हो आप, आपको लगेगा यार कौन है। यस, रेडी सेट में घुसते थे हमारे, सो आपको पता नहीं चलता था, बिकॉज ही इज एज अ सिविलियन। और दूसरा क्या है, इज वॉर ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल। हम विजिबल हैं, आर्म फोर्सेस यूनिफॉर्म में हैं, हम गांव में घूम रहे हैं, हम जिप्सी जाती है हमारी, एवरीबडी नोज इन दैट एरिया कि फौज है इधर, बट हमको नहीं पता कि वो कहाँ है, इनविजिबल है। हमसे आएगा, मिल के जाएगा, he'll come as a civilian, meet and go, he'll find out information, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वो अगर कोई बोलता तो उसको काट देते थे। तो his terror is much more than mine. Mine is legality, he's illegal. I'm a regular force, he's irregular. I'm just, he's unjust. He's, जिसको बोलते ना uncivilized, I'm civilized. So he's unlawful, I'm lawful. So it is a fight between this. मतलब आप ऑपरेट कर रहे हैं बेड़ियों के साथ साथ और वो लॉ के साथ, ओपन है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे कॉन्वॉय में के आड़ी लगा देता था, रात को डक करे आड़ी लगा देता था। तो हम कैसे करते थे, हम देखते थे यार इस रास्ते पे, क्योंकि उस टाइम रोड बिल्टअप नहीं था, जब फ्रेशली अर्थ डग हुआ है तो गड़बड़ कुछ है। अच्छा, इतना अलर्ट है ना। यस, इतना अलर्ट, टू वॉक डाउन, हम कभी नहीं चलते थे, हम कभी गाड़ी में नहीं जाते थे। तो उनका ऐसे ये थ्रेट था उनका, दिस वाज देयर टैक्टिक्स। तो हम क्या करते थे कि रास्ते से इससे गए, दूसरे पगडंडी से आ गए, इस खेती से गए, उस खेती से आए। तो इट इज ऑल गेम ऑफ योर माइंड एंड योर विट। यू हैव टू थिंक फास्टर देन द फास्टेस्ट टेररिस्ट। Every day in a jungle, I'll just take a lion gets up and he feels he has to run faster than the fastest deer to catch him for his survival. Every day at the same jungle, the deer gets up and he feels he have to run faster than the fastest lion to survive. दोनों में सर्वाइवल का ही है। तो सेम हमारे भी था, हम हर दिन पोस्ट में उठते थे, बोला यार आज उसको सारे ठोकना है, आज उसको पकड़ना है, आज उसको करना है। तो ये हमारे दिमाग में, वो सोचता था कि पिछली बार तो कैप्टन साहब को मैंने चूना लगाया, इस बार तो उसको वहां ठोकूंगा या उसके बाद यहाँ फंसाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्वाइवल, दिस इज द ओनली गेम ऑफ सर्वाइवल एट वंस इट बॉइल्स डाउन टू द ग्राउंड लेवल। ये आता है एट द हायर लेवल, ये स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, सब कुछ है, बट ग्राउंड लेवल में दिस इज व्हाट गेम ऑफ माइस एंड कैट इज गोइंग ऑन। सो Which brings me to a very recent topic, या which is जो भी हुआ पहलगाम में, जो हुआ थोड़ी इंफॉर्मेशन का फेलियर भी है कि हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पर क्या ऐसा है, मतलब जो मेरा एक जो थॉट आया वो ये भी था यस कि वो तो 6 लोग थे, उनको से बंदूक जुगाड़ नहीं थी, कोई हाई प्रोफाइल टारगेट तो था नहीं, वॉक इन किए, गोली चलाई, निकल लिए।
शायद इसका चैटर बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातचीत ना हुई हो, इसलिए इन्फॉर्मेशन ना आई हो। क्या आप कारण देखते हैं? सी आई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बहुत ही आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड एनालिसिस विच बिकॉज मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है कश्मीर में। मैंने 3 टेंडर निकाले हैं कश्मीर में और आरआर में 2 निकाले हैं। सो मैं बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि वहाँ के लोकल्स और वहाँ का टेरेन और वहाँ की जो माइंडसेट है टेररिस्ट का, और उससे ज़्यादा उनके आकाओं का माइंडसेट जो है पाकिस्तान का, आई कैन इजीली मेक आउट दिस इज व्हाट आई फील कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है ये। मीडिया में चलो लोगों को है उठाना है इश्यूज तो उठाते हैं, बट फेलियर क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हमारा प्लेस। हमको वार्निंग है, देखो आई जस्ट टेक इट बैक थोड़ा सा, इससे पहले जाइए पीछे। अगस्त में क्या हुआ, आगे सितंबर में इंडिया के आसपास देयर वाज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन कश्मीर। ना कश्मीर में नहीं, इन यस यस, जून। बांग्लादेश ओह, अगस्त में। So see, I'll just take it back थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जी। There's a larger picture would come up. Now, this is a very, very worst incident which has happened. एक तो दिल में आग और गुस्सा है लोगों के, इसका हमें कुछ करना है और गवर्नमेंट कर रही है, बट इसके थोड़ा पीछे जाएंगे। थोड़े एक 10 दिन पहले या 8 दिन पहले इंसिडेंट्स के, जनरल आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम अलग नेशन है, हम अलग देश हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, 2 नेशन थ्योरी हमारे जो फोर फादर्स ने की थी ये सही है। तो वो क्या कह रहे थे, ही वाज ट्राइंग टू गिव एन इंडिकेशन। उन्होंने कहा कि 13 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी कैन नॉट इंटिमिडेट मी अस। वो क्या बोल रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल ऑन रिलीजन, रिलीजियस एंगल कर रहे हैं वो। बिकॉज उससे पहले थोड़ा देखिए क्या हुआ था, उससे पहले बलूचिस्तान में देयर वाज अटैक बाय बीएलए, ट्रेन हाईजैक किया था एंड उनकी पाकिस्तान आर्मी को भगा भगा के बेलो वाले ने मारा था, और उसका रिस्पांस में पाकिस्तान आर्मी कुंड हुई थी। उसके इमीडिएटली बाद आपने देखा होगा 15 दिन एक महीने बाद, उसी में बीएलए के इंसिडेंट के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मॉस्क में ब्लास्ट, तहरीक तालिबान अटैकिंग आर्मी पाकिस्तान आर्मी, सिंधु देश में दैट इज सिंध प्रोविंस में अपराइजिंग, पीओके में अपराइजिंग, बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, इकोनॉमिकली डाउन। ये सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो उनके डायस्पोरा आया था बाहर से, यू नो द फॉरेन पीपल ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन, दे केम टू पाकिस्तान, उन्होंने उसमें लेक्चर दिया है, हाउ कैन ए चीफ से दिस। तो यू लुक एट द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। उससे पहले बांग्लादेश में कुछ हुआ है, बांग्लादेश में क्या हुआ, सरकार चेंज हुई वहां की विद द हेल्प ऑफ आईएसआई एंड विद द डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, दे गॉट हसीना शेख हसीना चेंज हो गई वहां से। वहां कितना टर्मोइल हो गया अगेन अगेंस्ट हिंदू पीपल एंड माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। दिस हैपेंड immediately, Pakistan ISI comes and lands itself in the Bangladesh because the remnants of Jamaat-e-Islami are there in Bangladesh. Jamaat-e-Islami is in Pakistan, Jamaat-e-Islami is in Bangladesh, it is in India also. तो आइडियोलॉजिकली लोग वहाँ है जो वो प्रमोट करते हैं। तो अगेन नाउ वी गो बैक थोड़ा सा उससे पीछे, और जून जुलाई में क्या हुआ था, देयर वाज अटैक ऑन Indian pilgrims, those who went to अमरनाथ यात्रा, रियासी में उन पे अटैक हुआ था, बट वो 8 से 9 लोगों का था और इंडियन आर्मी में इमीडिएटली उनको न्यूट्रलाइज भी किया था। तो क्यों हुआ था, जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट दोबारा चुन के आई तो इमीडिएटली अटैक हुआ था। जून में, मई जून में जब आई थी, जुलाई में अटैक हो गया, जून जुलाई में। व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज देयर इज स्ट्रांग गवर्नमेंट हियर। जस्ट गो बैक अगेन इन 19 देयर वाज ए अटैक जो हुआ था पुलवामा में, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उससे पहले देयर वाज अटैक इन 16। सो दिस अटैक्स आर वेरी वेरी टाइम डिले, 2-3 साल बाद हुए हैं, तो 2-3 साल बाद अभी हुआ है। उससे पहले देखिए आप 14 से पहले एवरी ईयर देयर यूज्ड टू बी 3-4 बम ब्लास्ट इन इंडिया। उससे पहले 8 में देखिए मुंबई में अटैक वाज देयर, ह्यूज एट हार्ट ऑफ द कंट्री। बिगेस्ट इंटेलिजेंस। Yes. Until failure you can't say. See, there are
indications are there, but you don't know where they are going to hit. And the general, see, अभी पुलवामा में क्या हुआ? Army installations, army, ABS, everybody is ready, but they are hitting a civilian soft target where they have to create maximum news. They have to convey a message. Now Pakistan wanted to first of all divert its attention from the domestic problem, and secondly, it wants to tell Kashmiri people 370 जब निकाला है, डेवलपमेंट इतना अच्छा हो रहा है, will not allow development to happen. इंडिया को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को नीचे दिखाना चाहते हैं, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल गवर्नमेंट, तो डिस्क्रेडिट करना है. एंड थर्डली, इंटरनेशनलाइज द इशू in worlds. So these are the 3 to 4 main aims of Pakistan ISI. So now I take you back again to the 99. कारगिल हो गया. कारगिल से पहले 89 में क्या हुआ? उससे पहले 71 में क्या हुआ? We broke Pakistan into 2 pieces. 62 में 65 में क्या हुआ? Again we had a war with Pakistan. 47 में क्या हुआ? We went back to 2 nation theory. So that is the seed which is all the trees of that seed. एंड 89 में बहुत बड़ा पेड़ हो गया जब जनरल जियाउल हक स्टार्टेड ऑपरेशन टोपैज. इट इज इन ओपन डोमेन, आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा. ऑपरेशन टोपैज जो बोलता है कि भारत को ब्लीड करना है बाय 1000 कट्स. एंड वो क्या है तरीका उसमें? इंसर्जेंसी इन ऑल ओवर इंडिया. जो 1984 में इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट किया, 89 में कश्मीरी मूवमेंट हो गया. नॉर्थ ईस्ट में जितने मूवमेंट्स थे हमारे इंसर्जेंट, नागालैंड में, मणिपुर में, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान. अगेन बिकॉज 1971 में हमने 2 इनके टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. दे नो दे कांट फाइट फेस टू फेस, इसीलिए दिस इज अ प्रॉक्सी वॉर. व्हाट आर द वेज? वन इज टेररिज्म, इंसर्जेंसी, वायलेंट मीन. सेकेंड इज काउंटर फेक करेंसी. थर्ड इज योर ड्रग नार्कोटिक्स, ड्रग टेररिज्म, जो हमारे मुंबई में, पूना में, जो चंडीगढ़ में, दिल्ली में हो रहा है. एवरी कॉलेज के पीछे वो जाके बेचते हैं. दे वांट टू वीकन इंडिया फ्रॉम इनसाइड. देन इज योर इलीगल इमिग्रेशन, रोहिंग्याज, बांग्लादेशीज. हाउ कम दे आर कमिंग इन इंडिया? जस्ट इमेजिन, रोहिंग्याज आर बीइंग सेटल्ड इन जम्मू. जो रोहिंग्याज बांग्लादेश से निकल के वो जम्मू में सेटल किया जा रहा है उनको विथ सिस्टमेटिक वे. जम्मू में कोई मतलब ही नहीं उनका रोहिंग्या के जाने का. बांग्लादेशी ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दे कमिंग टू वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल से दे आर बीन प्लेस्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. हु इज डूइंग दिस? यू हैव टू पुट आवर आईज, यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एज अ कंट्रीमैन. वी हैव टू बी अलर्ट. So this is happening. Next is your love jihad is part of this strategy, increasing the demography, बढ़ाना है population, because the aim is very clear. But 2047 they want Gajwa-e Hind. That is the document of, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो PFIA है. PFI के पास एक डॉक्यूमेंट मिला है. PFI एक छोटी सी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनल हमारी जो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम करती है. उससे पहले क्या था? इंडियन मुजाहिदीन था. उससे पहले PFI is Popular Front of इंडिया, यस, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया. उससे पहले क्या था? Indian मुजाहिदीन, जो कर्नाटक के जो बख्तर भाई ने स्टार्ट किया था. सो दिस कहाँ से आ रहा है? इज ऑल सपोर्टेड बाय पाकिस्तान ISI, बिकॉज दे नो यू कैन नॉट फाइट इंडिया फेस टू फेस. इन्हें 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो अभी दिस इज द वे दे आर गोइंग टू ट्रबल अस एंड मेक अस ब्लीड. दे वांट 2047 इंडिया टू बी अ Islamic state. So what are our responses? How are we going to counter this? What has happened in Pahalgam is a very small part, and whole country is very, very sad and angry about this. And government is doing rightful action they are taking. But this is the largest strategy, sir, which they are planned. Do you think this is going to stop? I don't think so. This will not stop. We are taking actions, but their पाकिस्तान जब तक है तब तक ये रहेगा. क्या इसका अंत फिर वही है जो सब लोग चाहते हैं कि भाई ठीक है? यस, वही एक अंत है. बहुत से लोग बोलते हैं वॉर करना है, इसको ये करना है, बट देखो, वॉर इज नॉट एन इजी ऑप्शन. वॉर करेंगे हम तो 25 साल पीछे जाएंगे. सो बहुत सोच समझ के इसके लिए गवर्नमेंट इज डूइंग. अभी मैं रिसेंटली न्यूज में देख रहा था कि लॉट ऑफ एक्शंस गवर्नमेंट हैज टेकन, डिप्लोमेटिक एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं. जैसे
हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंड कर दी है, हमने वीजाज बंद कर दिए हैं, वी आर सेंडिंग डिप्लोमेट्स बैक. तो दिस आर ऑल डिप्लोमेटिक एक्शंस. दिस हैज नॉट वॉट ए सोल्यूशन बट मल्टी प्रोम अप्रोच होना चाहिए इसमें. वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली एंड militarily also. That is the last option, but not a full scale war. Below full scale there can be strikes, there can be blockades, naval blockades, there can be air strikes, there can be some actions against the border, there can be internally cleaning of the Kashmiri OGWs or sleeper cells who are helping Pakistan based organizations. There are sleeper cells in India right till Kerala. So they get only activated when the bosses in Pakistan. Same thing happened in 2008. They were activated. And the 2008 people came to know when Mumbai mein attack hua ki there is something called as terrorism. When I was driving down today, people in Mumbai are not affected at all. How do you see this? कि It's very सबकी sad. जिंदगी यहाँ हाँ, चल चल रही हैं, सब चल रहे हैं, उनको इफेक्ट नहीं होता है. एक दिन हुआ, उसके बाद 2 दिन बाद भूल जाते हैं लोग. Till time does not happen in their house, लोगों को समझ में नहीं आती बात है. Very sad. In big cities, people, very few people are, very few people are really affected and really feel for it. करो साहब, आपको बताऊं, इन सबसे भी ज्यादा मुझे एक चीज बड़ी परेशान कर गई. जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसके आधे घंटे 1 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हो रही थी, उसमें से एक तरह के लोग थे जो सरकार को दोष दे रहे थे. ठीक है, Yes. तो लाजमी सी बात है. पर आप सरकार की निंदा और सरकार को दोष देने में इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए कि आप कुछ भी बोल रहे हैं. तो आप एक तबका वहां तक चला गया जो कह रहा है कि ये हमने करवाया. ये नहीं, ये एक तबका ये कह रहा है कि ये इसलिए हो रहा है हाँ. क्योंकि बीजेपी राइट विंग है और माइनॉरिटीज को ये मैसेज जा रहा है कि हम सेफ नहीं है. तो तुम जस्टिफाई कर रहे हो इस एक्शन को ये कह के कि साहब वो सेफ नहीं फील कर रहे थे, तो उन्होंने 28 लोगों को देखिए, मार these दिया. are very short term और very narrow thinking. वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. They have to rise above all this. They have to think about the country first. जिस दिन कंट्री के बारे में सोचना शुरू करेंगे, छोटी छोटी बातें जो हैं भूल जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोल रहा था, जो लोकल सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स आते हैं, जो सेलिब्रिटीज ट्वीट करते हैं. देखो, मैंने पिछली बार देखा था अपनी सेलिब्रिटीज मुंबई की, जो ऑल आइज ऑन रफा जो हमास और इसराइल का हो रहा है, इनके कुछ मतलब का नहीं है, हमास का लेना देना नहीं है, और आपको एक ट्वीट नहीं डाल रहे हो आप. ऑल आइज ऑन पुलवामा क्यों नहीं डाल रहे हो? सर, पहलगाम क्यों डाल रहे हो आप? सो सी देयर डबल स्टैंडर्ड्स. आधों को तो पता ही नहीं है वो ट्वीट क्यों डाल रहे हैं. हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, दे हैव बीन पेड, इसलिए डाल रहे हैं. ठीक है, डू इट कमर्शियली. तो आपको जो कमर्शियल पेमेंट मिल रहा है, बट डू समथिंग गुड प्रमोशन. बट जिसके बारे में पता ही नहीं है आपको, आप बोल रहे हो. पीपल आर यूजिंग सेलिब्रिटीज. पाकिस्तान ISI का सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस वाज देयर इन दी बॉलीवुड. अभी भी है. जो ड्रग मैनेज चलता है आपके यहाँ, जो भी वसूली चलती है, ISI का कंट्रोल है इधर. डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं है. सो इनको पता नहीं चल रहा कि इनको यूज किया जा रहा है. ऑल आइज ऑन रफा. Why not on my soldiers? Why not on my Indian army? Why not on our situations which are there in the country? उस पे नहीं करते हैं. They have so much of power, so much of influence on the society. They are in a very very good position. They can at least do something for the country. उसके बजाय आप ऐसे लिखते हो जिसमें आपको पता ही नहीं है, उसका गवर्नमेंट के खिलाफ आप डाल रहे हो. ठीक है, there is a way to criticize, but first try and research and find out what is truth, because today's warfare is changing. How I say warfare is changing? Warfare is right from that a guy who throws stone, nomadic chap जो पत्थर फेंकता था, वहां से फिर भाला तलवार करते 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 आज कहाँ है? न्यूक्लियर हो गया. न्यूक्लियर से कहाँ गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया है. So spectrum of war has changed from throwing a stone से artificial intelligence. इतना बड़ा spectrum है. Today we are at war.
लोग बोल रहे हैं वॉर करो वॉर करो, मैं बोलता हूँ वॉर में हैं हम ऑलरेडी। पिछले 50 साल 70 साल से हम लड़ाई में ही है। जो पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर हम पे रेज किया है, क्या है ये? प्रॉक्सी वॉर ऑलरेडी है। तो प्रॉक्सी वॉर का जवाब हमको डायरेक्टली वॉर करके नहीं देना है, प्रॉक्सी वॉर का जवाब हमको प्रॉक्सी वॉर से ही देना है। प्रोलॉन्ग जो वॉर करा रहा है ये, बिकॉज इट वांट्स अस टू ब्लीड, एंड सेम वे शुड बी आवर रिस्पॉन्स, मल्टी-प्रोंग आई सेड। तो अब ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि क्या बलूचिस्तान में हम सपोर्ट कर रहे हैं, पर करना चाहिए अगर नहीं करना चाहिए, आई फील स्ट्रांगली। देखिए वो अगर क्लियर कट यहाँ हाथ डाल रहा है, मुझे तो लगता है व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट इज नॉट डूइंग, आई एम नॉट रियली प्रिव्यू टू दैट, एंड वी शुड नॉट बी। गवर्नमेंट हैज फुल राइट्स टू डू व्हाट दे आर इन, बिकॉज पीपल हैव सिलेक्टेड देम। हमने नहीं किया, लोगों ने चुना है उनको, तो उनका पूरा अधिकार है कैसे करना है, क्या डील करना है। पर मुझे लगता है इंडिविजुअली बलूचिस्तान में हमको सपोर्ट करना चाहिए, हमको तरीके तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए। सी वॉर का अगर देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफेंसिव माइंडसेट, हमारा पहले डिफेंसिव माइंडसेट था। पिछले 10 साल में हमारा ऑफेंसिव डिफेंस हो गया है, जब से गवर्नमेंट आई है हम अब थोड़ा सा ऑफेंसिव में जाने लग गए हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऑफेंसिव ऑलवेज जाए, बिकॉज हमारा वो माइंडसेट स्ट्रेटेजिक कल्चर है नहीं हमारे कंट्री में। क्यों? हमारे आइडल कौन है? प्रभु श्री राम, जो जीत के आए फिर हम दे दिया। ठीक है, तो हमारा वैसे ही माइंडसेट होगा ना सर। कृष्ण भगवान है, भाई 5 गांव दे दो हमको कम से कम, फिर जाके लास्ट में लड़ाई करेंगे। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, वी हैव दैट स्ट्रेटेजिक कल्चर इन आवर डीएनए, आइदर इट इज इन सिविलियन सोसाइटी और इन फौज। यही है हमारा कल्चर कि एक बार 2 बार हम मौका देते हैं। जब ज्यादा अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, तब जाके हम एक्शन लेते हैं। पर मुझे लगता है कि हमको चेंज करना है सर, वी हैव टू चेंज दिस थॉट प्रोसेस, वी हैव टू बी ऑफेंसिव नाउ। ऑफेंसिव डिफेंस भी नहीं करना है, सीधा ऑफेंसिव होना है हमें। तहरीके तालिबान को करो, चाहे बलूचिस्तान को करो, सिंध को करो, पानी बंद कर दो इनका, बिकॉज इट इज दिस इज वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, पाकिस्तान और इंडिया की, और पाकिस्तान उस विचारधारा को छोड़ना नहीं चाहता, और इस विचारधारा को लेके चलने वाला है पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई। जब तक यू डोंट गेट द हेड आउट, कुछ नहीं फायदा। आप हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, कुछ नहीं है। जब तक वो सर नहीं काटोगे, तब तक वो बॉडी काम करती रहेगी। द माइंड विच इज वर्किंग बिहाइंड ऑल दिस इज पाकिस्तान एंड आईएसआई। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम टेररिस्ट कैंप तोड़ रहे हैं, हम बॉर्डर पे फायर कर रहे हैं, या इनके स्लीपर सेल मार रहे हैं, पर हम कब जाके उसका जो हेड है उसको हम खत्म करेंगे, तब तक यहाँ पीस नहीं आएगा। दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डिस्कस ना सर, वॉर का कोई ऑप्शन, वॉर जब तक रहेगा जब तक आईएसआई पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोकल्स आर लाइक अस ओनली। अब मुझे बताइए, नाम उनका बाजवा है, हमारे यहाँ भी बाजवा है, ठीक है सर। नाम पाकिस्तानी चीफ यस, पाकिस्तानी चीफ नहीं, पाकिस्तान जो पुराने चीफ थे, सब पुरानी चीज है। यस। अब उनका नाम चौधरी है, हमारे यहाँ भी चौधरी है। अब कश्मीर में गुलाम रसूल पंडित हैं, यहाँ भी पंडित हैं। सर डीएनए हमारा एक ही है, पर डिफरेंस का है, आइडियोलॉजी का है। दे आर ट्राइंग टू डिफेंड एन आइडियोलॉजी which is very dangerous for humankind, अब- and it is only Pakistan who promote this ideology in Southeast Asia and Asia में। बाकी आप बताइए कहाँ है? बाकी आप देखिए, सऊदी अरब सच ए पीसफुल कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री, यूएई सच ए नाइस कंट्री, they are supporting us. Why there is a problem in Pakistan? Because the custodians are army. You should read a beautiful book, Military and Mosque, by one of the famous writer of their own country. I'm just forgetting his name, I'll just try and see. Military and Mosque, ओके एक किताब है, बाय आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। तो उन्होंने कितना अच्छा लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी क्या करती है, जब भी कंट्री में डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, डाइवर्ट करने के लिए वो इंडिया की तरफ करती है, या कुछ चाहिए तो अमेरिका सामने भीख मांगती है। अब अमेरिका ने छोड़ दिया तो चाइना के सामने भीख मांग रही है। सो देयर इज नथिंग, दे डू नॉट हैव एनी रूट्स, एनी कल्चर। पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन लाइज, डिसेट एंड डिसेप्शन। अब देखो ना कैसे वो शुरू में बोला कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। हमको क्या पता है पहलगाम में कैसे हुआ, हमको नहीं पता। शुरू में डिनाई किया उन्होंने। फिर एक लश्कर तोयबा का जो टीआरएस, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जो नई ब्रांच है लश्कर तोयबा की,
वो आके बोलने लग गए कि हमने किया है, फिर बाद में बोला हमने नहीं किया है, फिर पाकिस्तान आर्मी बोल रही है हमें नहीं पता है, अब बोल रही है कि वहाँ से उनके बेसिस पीछे हटा दिए। क्यों हटा रहे हैं? अगर आपने नहीं किया है तो वाई आर यू मूविंग योर ट्रूप्स बैक? वाई आर यू शिफ्टिंग योर बेसिस? वाई आर यू अभी तो अभी कल उन्होंने ठोक दिया, अभी कल इन्होंने क्या किया, बलूचिस्तान से दे ट्राइंग टू मूव देयर फोर्सेस टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर्स, तो उन्होंने अभी ठोक दिया इन्होंने, बलूच आर्मी ने। अभी 10 of 9 समथिंग दे गॉट किल्ड, पाकिस्तान आर्मी के पर्सन्स। सो it is very clear that it has been done by them, and it is Pakistan is based on lies, deceit and deception. अग्रेशन की आपने बात करी थी कि हमें अग्रेसिव होना चाहिए। ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता, आप क्योंकि आप फौज में रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि पहले हमें फायर करने के लिए भी परमिशन लेनी यस, पड़ती थी। पहले हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के अगेंस्ट, पहले जो गवर्नमेंट थी और पहले जो कुछ नीतियां थी, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन और पूछ के हमें करना पड़ता था। थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, 2008 में जब हमारे यहाँ मुंबई में अटैक हुआ था, इंडियन आर्म फोर्सेस ऑल रेडी टू डू सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे जो एयर चीफ थे, फैली मेजर, उन्होंने नहीं बता कहा था कि विल डू सर्जिकल स्ट्राइक्स, अगर आपको आर्मी नहीं भेजनी एयर स्ट्राइक करके आएंगे, तभी भी उनको परमिशन नहीं दिया था। सी आर्म फोर्सेस आर देयर फॉर व्हाट? आपने एक सिक्योरिटी गार्ड या पहलवान को तैयार कर दिया आपके कॉलोनी में, या मुझे अपने पहलवान बना दिया और मेरे पीछे हाथ बांध के बोल रहे हो कि रिंग में उतर लड़। क्या लड़ेगा पहलवान? उसके हाथ खोल दो, पहलवान को बोलो भाई इसके अंदर कोई नहीं आना चाहिए, वो मेरा काम है ना, हाउ टू वर्क। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली फील्ड मार्शल श्याम मानिक शाह ने कहा था इंदिरा गांधी को, डोंट टेल मी हाउ टू फाइट वॉर, आई विल फाइट, यू जस्ट डू डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल काम। तो वी नो हाउ टू फाइट ए वॉर, वी हैव बीन ट्रेन फॉर दैट, यू नो। तो एक एक यू नो फौजी का एक ख्वाहिश होता है कि यार लड़ाई होनी चाहिए या लड़ने का हमको मौका मिलना चाहिए एक लाइफ टाइम में, किसी फौजी जो वर्दी पहनता है। आई एम श्योर यू ऑल विल अंडरस्टैंड दी, अगर आप क्रिएटिव एक्टर हैं या कुछ किसी भी काम कर रहे हो किसी फील्ड में, आपको लगता है कि यार मैं इंजीनियर तो कम से कम एक बिल्डिंग अपने हाथ से बनाऊं, तो फौजी को लगता है कि आई हैव टू डू ए वॉर। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान आर्मी, इन्होंने हमको इतना प्रैक्टिस दिया है पिछले 50 साल में। कॉम्बैट एक्सपीरियंस, द मोस्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी इन दी इंसर्जेंसी अगेंस्ट टेररिज्म। कोई आर्मी नहीं इतना एक्सपीरियंस्ड है जितना हम हैं। तो उनको उसके लिए भी थैंक्स है। नेगेटिव है वो, बैड पीपल हैं, पर उनसे भी कुछ हमको मौका मिला सीखने के लिए। वी आर गेटिंग गुड कॉम्बैट एक्सपीरियंस, यस, एट द कॉस्ट ऑफ आवर सोल्जर्स, बट वी आर वेरी यूनिफॉर्म टू फाइट वन डे टू सी एन एक्शन। 370 का हटना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। यस, उसको आप कैसे देखते हैं आज के कश्मीर के पॉलिटिकल जो लैंडस्केप see है? 370 was a very very good step which was taken by our Removing government, 360, जी, जी। but there are few elements which I tell you again, who are ideologically aligned with Pakistan army, who are still, having soft corner for them. That is very small percentage. Majority of Kashmiris, they love India, they want freedom, they want good life, they want good employment, they want, good infrastructure, they want good education. But there is small section which dominates and which, controls the majority. Same thing is in India. इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारे देश में भी वो एक सेक्शन है जो 5-10 जितना भी होगा, आई डोंट नो व्हाट इज द परसेंट, बट दे आर एबल टू कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ आवर मुस्लिम ब्रदर्स। मेनी डोंट स्पीक ऑन दिस। सो 370 के बाद वो जो एलिमेंट है ना, वो इसको पकड़ के बैठा हुआ है। बट मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर आर वेरी हैप्पी, लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट ऑफ good, education system has started. Indian Army has itself done lot of Sadbhavana projects like goodwill schools, skill development centers. Lot of things have been done. Good things have started. So common Kashmiri is very happy. So development is there. Kashmiri youths are coming and speaking up. They are fighting elections, free and fair elections. So ये सब हो रहा है, तो किसी के भी पेट तो दर्द होगा ना सर। जब मेजॉरिटी पीपल अच्छे हैं, कुछ तो
आप सोसाइटी में बताइए मुझे, जब झगड़ा होता है कहीं कॉलोनी में, तो एक दो ही होते हैं जो झगड़ा करने वाले, पूरी सोसाइटी में फैमिली मेंबर्स को होते चलो अपने अंदर चलो यार, झगड़ा मत करो, अंदर चलो, पर एक दो ही होते बदमाश। तो वो कुछ ही बदमाश हैं जो पूरा माहौल खराब कर रहे हैं, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। तो 370 इज अ गुड स्टेप। कितना टाइम देखते हैं आप ये अगर कभी ये नॉर्मलाइज होता भी है, आज 370 हटे हुए 6 साल हो गए। ये कल नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा, जस्ट टेक आउट पाकिस्तान ISN आर्मी फ्रॉम द, बिकॉज हर एक कंट्री के पास सर एक आर्मी होती है, पर पाकिस्तान आर्मी के पास एक कंट्री है। यस, आप मुझे बताओ आर्मी क्या करती है, जब चाहे किसी पॉलिटिकल आदमी को उठाती है, इमरान खान उठा दिया, नवाज को लगा दिया, नवाज को उठा दिया, भुट्टो को लगा दिया, भुट्टो को उसको लगा दिया, एवरीथिंग इज देयर कंट्रोल। नाउ इमरान खान हु वाज नाउ व्हेन ही रियलाइजेस कि आर्मी इज डूइंग ऑल रॉन्ग थिंग, जब उसने आवाज उठाने चल की, उसको डाल दिया जेल में। तो वो दैट इज द फ्रैंकेस्टाइन, वी हैव टू हिट दैट, वरना पीस विल टेक लॉन्ग टाइम। और कितना आसान या मुश्किल है उनको न्यूट्रलाइज करना? आसान और मुश्किल दोनों है सर, अच्छा, बोथ, इट इज बोथ, योर आंसर लाइज इन बोथ थिंग्स है, आसान भी है मुश्किल भी है। सो आई शेयर, दिस इज माय पर्सनल थिंग, जो हमारे साथ कर रहे हैं वो, व्हाई कांट वी डू सेम थिंग विद देम? हमारे साथ प्रॉक्सी कर रहे हैं, हम भी प्रॉक्सी कर सकते हैं। काफी पिछले कुछ सालों में कुछ मैं सुना है अभी, कुछ टारगेटेड किलिंग्स जी, भी कुछ हुई हो, आई डोंट नो, मैं सुना है कि अननोन गनमैन है, पता नहीं जो भी अननोन गनमैन है, मेरा उसको सैल्यूट है। जो अननोन गनमैन पता नहीं किस किसको ठोक रहा है, कोई इसके ठोक रहा है, इसको ठोक रहा है। तो मैंने बोला कि ये जो बड़े बड़े हैं ना, जो मौलाना हफीज ने, जो सरगना हैं, जो पैदे हैं, इनको करना चाहिए, उसके साथ साथ उनके ऊपर वालों को भी करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये छोटे मोटे को मत करो, बड़े को करो। अननोन गनमैन जो भी जहाँ से भी आते हैं, पता नहीं कहाँ से आता है। ऐसे ही किसी अननोन गनमैन ने हाफिज सईद के भाई या किसी को भी हाँ, उसको सेकेंड, उसके सेकेंड को सेकेंड किया था कुछ। मैं बोला हाफिज सईद को करा देते, तो कभी कभी क्या टारगेट मिस हो जाता है, कभी बच जाता है, पर उसकी बारी आएगी सर। हाफिज सईद, ये सब जितने भी है ना, ये रोने वाले हैं। जो भी उन्होंने किया है पहलगाम में, इनको उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऑल थ्री आर फुल्ली गियर्ड अप, वी जस्ट वेटिंग कि गवर्नमेंट कैसा देगी, हुक्म क्या हुक्म देगी। तो सी, एंड गवर्नमेंट आल्सो हैज टू टेक इट्स ओन टाइम टू टेक डिसीजन, है ना? हम टीवी पे चिल्ला रहे हैं कि ये करो, गवर्नमेंट वॉर करो, दूसरे कुछ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया, इंटेलिजेंस फेलियर है। ये बकवास बंद करो, लेट गवर्नमेंट डिसाइड, गिव देम टाइम, बिकॉज वी हैव चोजन दिस गवर्नमेंट, बिकॉज वी हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट, पीपल ऑफ इंडिया हैव चोजन, बिकॉज दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ इन प्रीवियस टू strikes. They will do, they will take an action which will be in the larger interest of country, and which will be visible also. So, which let's have faith, because we can see the naval blockade is already started. You see, there are a lot of actions going on in Kashmir अभी, सारे घरों पे रेड किए जा रहे हैं, जो जो टेररिस्ट हैं या उनके OGWs हैं, वहाँ हो रहा है इंटरनल एक्शंस। उसके बाद एयरफोर्स इज डूइंग एक्सरसाइज, आर्मी इज डिप्लॉइंग, सो ये हो रहा है सर। इट विल टेक टाइम, इट हैज ओन टाइम, एंड यू हैव टू वे ऑल प्रोज एंड कॉन्स, एंड इंटरनेशनल सपोर्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड, वेयर वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका। ट्रंप ने जो बयान दिया है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुतिन इज सपोर्टिंग अस, इज रियली सपोर्टिंग अस। सो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज आर सपोर्टिंग, अफगानिस्तान सपोर्टिंग अस, नेपाल इज सपोर्टिंग अस। इवन यूनुस जो एंटी इंडिया बोल रहा था, उसने भी बोल दिया कि ये गलत है और एक्शन होना चाहिए बांग्लादेश के जो। सो ये है, देयर आर एक्शंस विल टेक प्लेस, head will roll, and I'm sure there will be a good Diwali bumper prize for everybody of us. चलिए इस उम्मीद के साथ कि कुछ बड़ा निकल के आएगा। चलते चलते कुछ काफी सीरियस बातें हो गई, थोड़ी फैमिली की भी बात करना चाहेंगे। आपने मुझे सवाल पूछा था कुछ, मेरा जो एक्सपीरियंस था, समथिंग अबाउट माय पर्सनल, जो इनिशियल में कुछ पूछा था आपने मुझे मैंने आपको एक तो वो पूछा था कि एक्सपीरियंस के बारे में। Yes, हाँ yeah. हाँ 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 हाँ, your experience with मतलब Yeah, this yeah. terrorist। तो उसमें अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था हाँ, अबाउट द पहलगाम इशू, Yeah. तो वो एक्चुअली भूल गया। सी देखो, उस समय 2001 के समय ना, टेररिज्म वाज अ पीक।
ये सब आपने कारगिल सब हो गया तो उन्होंने भर दिया था। कर दिया। तो और वो जो मुझे टास्क मिला था एक पोस्ट का एज अ पोस्ट कमांडर, तो आई हैड दिस चैलेंजेस ऑफ टेरेन, challenges of their tactics, challenges of information. So I started meeting people, local people, and having a good rapport with them. तो बच्चों के साथ में मैं कभी-कभी जाके स्कूल में खेलता था क्रिकेट। तो they were very innocent. They used to get informed and you know, attracted to uniform. They used to come and talk to me, and they were really, really good people. Sometimes I used to go and मस्जिद के आस-पास जाके बैठ जाता था अपनी टीम लेके, तो कोई पानी पिला देता था हमको। तो हम निकाल के जेब से चॉकलेट दे देते थे। एट फेस ऑफ इट वेरी गुड रिलेशन, बट अंदर कुछ ना कुछ बॉयल होता था। जो 5% या जो 10% गांव के बदमाश हैं, वो देखते थे कि क्या हो रहा है, और वो जाके टेररिस्ट को बताते थे। तो हमने भी ऐसे ही किया, जो वो कर रहे हैं हमने किया। हमने भी अपने बंदे रख लिए धीरे धीरे, बिकॉज दे वांट टू हेल्प यू बट दे कांट हेल्प यू। तो यू हैव टू रीच आउट टू देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो करेंगे। आप मुझे बताइए, हमने 2 से 3 4 5 हजार टेररिस्ट मारे हैं कश्मीर में, कोई तो इन्फॉर्मर होगा वहाँ, कोई तो हमें मदद कर रहा है ना सर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एट द फेस ऑफ इट पीपल ऑफ कश्मीर आर नॉट हैप्पी विद टेररिज्म, बट वो बोल नहीं पाते। और ये थोड़ा सा एफिलिएशन जो है पाकिस्तान यूज करता है वो रिलीजन का, दैट इज विच वन एस्पेक्ट दे यूज इट। सो आई स्टार्टेड डेवलपिंग फ्रेंड्स। तो एक रात को 11 बजे मुझे एक आया, मुझे फ्रेंड बोलो जो भी है, मेरा एसोसिएट आ गया एंड बोला कि सर एक्स गांव में, जो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर पे पोस्ट से है, उसमें 2 टेररिस्ट आए हैं। एक के पैर में लगा हुआ है और एक उसके साथ प्रोटेक्शन के लिए बैठा हुआ है। एक ट्रैक क्रॉस करके आया था। ट्रैक मतलब एक टीम ऑफ 10 से 12, जब एलसी पे फायरिंग होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो जाती है, तो क्या करते हैं, फायरिंग एक साइड में करते हैं पाकिस्तान आर्मी वाले, और एक साइड नाले से घुसा देते हैं टेररिस्ट। तो जब हो जाता है तो हमको पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जैसे वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, जंगल से मूवमेंट करते हुए फिर हमारे एरिया में आते हैं। तो उस इलाके से 10 टेररिस्ट निकल गए और 2 इस घर में बैठे हुए हैं, एंड वो पीछे वाले घर में बैठे हैं। ऐसे फाइन, दिस वाज माय विद इन माय सेकंड मंथ व्हिच आई गॉट इन्फॉर्मेशन। 2 महीने में मैंने डेवलप किया था। आई गॉट दिस टास्क, 2 महीने में मैंने आई गॉट द इन्फॉर्मेशन। आफ्टर दैट आई टुक माय टीम इमीडिएटली एट 11:30। आई डिड नॉट गो फ्रॉम द विलेज। मैं गांव के बीच में से नहीं गया। गांव के बीच में जाओगे कुत्ते भौंकेंगे और लोग अलर्ट हो जाएंगे, आगे वाले गांव वाले। पर कुत्ते भूलना शुरू हो जाते हैं गांव में। पिच डार्क नाइट, नो लाइट्स, 2001 में कुछ नहीं था आसपास। हम गांव के बाहर से पगडंडी खेती से, एंड देन हम उस लास्ट घर में पहुंच गए जहां वो टेररिस्ट बैठे थे। हमने पहले क्या किया, जो जंगल का साइड है, जंगल के साइड से हमने कॉर्डन किया, फिर दूसरे साइड से कॉर्डन किया, पूरे घर को हमने कॉर्डन कर लिया। वो अकेला घर था, वेरी लकी, अकेला घर था, थोड़ा सा पीछे था गांव से। बिकॉज जंगल के बगल में घर में क्यों बैठते हैं, बिकॉज उनको भागने में आसान हो जाता है टेररिस्ट को, तो अंडरस्टैंड दैट टैक्टिक्स। तो हमको पता चल गया था कि ये यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, तो पहले हमने आउटर कॉर्डन कर लिया और घर के आसपास हमने गया, नॉक किया घर में। जब नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं दिया। फिर दोबारा जोर से नॉक किया, हमने बोला बाहर निकलो वरना हम फायर कर देंगे। तो घर से लोग बाहर आ गए, 3 लेडीज, 2-3 जेंट्स और छोटे बच्चे। तो उन्होंने कहा कि, हमने पूछा कि कोई है, उन्होंने कहा कोई नहीं है। फिर हमको उनकी बॉडी लैंग्वेज से डाउट हुआ, थोड़ा सा घबराए हुए थे, आवाज़ में थोड़ी सी दबी दबी आवाज़ थी। मैं बोला पक्का है ना माता जी, कोई है नहीं इधर? कश्मीर में मेरा लड़का कश्मीर का था मेरे पास, मेरी टीम में, ही इज़ अ कश्मीरी मुस्लिम, हु वाज माय इंटरप्रेटर एंड ही यूज्ड टू टेल मी इन कश्मीरी कि क्या बात कर रहे हैं वो। तो उसने बोला कुछ नहीं बोल रहे वो। बोला ठीक है, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ लगा मुझे। अंधेरा था तो हमने बोला बाहर आइए। उस घर के सामने एक छोटा सा गोटा था जहाँ वो अपनी भेड़ बकरियाँ बांधते हैं। तो वहाँ मैं खड़ा होके उनको वो बुलाया और बोला, पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला इनको साइड में बिठा दो जाके वो प्रोटेक्शन में। तो मैंने इस मेरे फौजी को बोला जो कश्मीरी था, उनके साथ खड़े हो जाओ, और हमने घर को घेर लिया। फिर हमने दोबारा एक आवाज़ दी घर में, मतलब कोई है तो बाहर आ जाइए। ऐसे बैठे बैठे हम सोच ही रहे थे, तो वहाँ जो लोग बैठे थे उसमें लेडीज आपस में बात करने लगी थी। तो कश्मीरी जो बात कर रहे थे, तो उसने, लड़के ने सुन लिया। वो बोल रहे थे कि हमारे घर का क्या होगा अगर अंदर से कुछ निकला बाहर, तो अगर इन्होंने फायर किया तो हमारा घर जल जाएगा। ऐसे बातें कर रहे थे वो। जब वो बातें कर रहे थे तो उस लड़के ने सुन लिया
और वो मेरे पास आके बोला सर अंदर 2 हैं, एक पैर में लगा है और एक है। तो जो मुझे जो मेरे जो इन्फॉर्मर ने बताया था, दैट मीन्स इट वाज करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आई सेड नाउ आई डोंट हैव टू वरी। देन आई सेड हम फायर करेंगे, आप निकलिए बाहर, जो भी है आप सरेंडर कीजिए। पर शी विल नॉट कम आउट, वो बाहर ही नहीं आएंगे। उनका टैक्टिक्स क्या होता है, जब तक ना दिखाई दे तब तक वो फायर नहीं करेंगे। देयर एम इज टू सर्वाइव मैक्सिमम, सो दैट नेक्स्ट देयर एम इज टू जस्ट हिट एंड रन, परेशान करना है फौज को, और जिन मौका मिला अड़ी से उड़ाना है। ये उनका टैक्टिक्स होता है। तो वो बाहर नहीं आ रहे थे ना, आवाज दे रहे थे। तो आई एम मतलब आई स्टार्टेड थिंकिंग क्या करना है। थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला आसपास जितनी भी लकड़ियां हैं लो, और घर के थोड़ा सा 20-25 मीटर पीछे थोड़ी छोटी-छोटी आग लगा दो। उन्होंने आग लगा दी, थोड़ा-सा वो बिल्डिंग का मुझे जो घर का जो पिक्चर दिखाई देने लग गया कि हेज़ी सा, थोड़ी-सी खिड़की दिखाई देने लगी। उसके साथ-साथ और एक सोचा मैंने, अब क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि पीछे वाली जो पार्टी थी उनको बोला फायर इन द एयर। तो उन्होंने फायर किया हवा में, एंड आई सेड डबल शॉट। उन्होंने तड़क-तड़क 2 बार फायर किया, और जब फायर किया तो फायर का जवाब फायर से आया, अंदर से फायर आया। सो वी हैव टू प्रोवोक हिम। तो एक तो ऑप्शन था कि मुझे अंदर जाना है, और अंदर जाना है तो हमारा कैजुअल्टी फर्स्ट हो सकता है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। पर एनीबॉडी हू इज एंटरिंग द हाउस, और जो अंदर में घर में बैठा है, उसके पास एडवांटेज है फायर करने का, राइट। तो अंदर बैठ के वो मार सकता है हमें। सो हमने वो डिसीजन चेंज करके मैंने फायर करने के लिए, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि अपनी कंट्री के लिए दुश्मन को मारूँ, ना कि मैं अपनी कंट्री के लिए मरूँ। मैं मरूँगा जब वक़्त आएगा, पर मेरा फर्स्ट एम है दुश्मन को मेरे देश के लिए मारना। सो मेरे दिमाग में वो था। तो फिर मैंने फायर करवाया, उन्होंने फायर का जवाब फायर से आया, एंड द टारगेट्स स्टार्टेड फायरिंग फ्रॉम इस विंडो से फायर करते थे, फिर इस विंडो में आते थे, फिर उस विंडो में आते, वो घूमते थे एक-एक विंडो से, हर एक को हमको एंगेज कर रहे थे। फायर किया, पर क्लियर कट टारगेट नहीं दिख रहा था, बिकॉज़ अंधेरा था, हल्का-सा अंधेरा था, सिर्फ फायर का फ्लैश दिखता था, जहाँ से फायर का फ्लैश दिखा, हम उसी डायरेक्शन में फायर करते थे। तो ये चल रहा, सिलसिला चल रहा था। 2 घंटा हो गया, फायर चल रहा है, और वो ज़्यादा फायर नहीं करते, 2 राउंड फायर करते थे, वेट करते थे। और वो लकड़ी के घर होते थे कश्मीर में पुराने सा एंड 2 या 3 बजे के आस-पास मैंने अपना रेडी सेट उठाया, और हमारे कमांडिंग ऑफिसर को बोला, "कर्नल सर, आई हैव टू फायर रॉकेट लॉन्चर।" बोला, "व्हाट आर यू डूइंग एट 2 o'clock इन द नाइट इन दिस विलेज?" आई सेड, "आई केम टू कॉर्डन एंड चेक आउट इफ द मिलिटेंट्स आर देयर।" बोला, "ब्लडी गाइज़, हैव यू आस्क्ड मी बिफोर लॉन्चिंग?" मैंने उनको बोला, "सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आई वांट टू चेक इट कि है नहीं है। दैट वाज़ माय फर्स्ट ऑपरेशन।" तो बोला, "ओके, आर यू श्योर?" बोला, "सर 200% अंदर से फायर ड्रॉ किया है हमने।" बोला, "वेल डन गाय, फायर रॉकेट लॉन्चर।" क्योंकि तब हमको परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी। तो रॉकेट लॉन्च क्यों? क्योंकि हमको बताया जाता था कि जान-माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, और सिविलियंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए परमिशन लिया, रॉकेट लॉन्चर फायर कर दिया। जब रॉकेट लॉन्चर फायर किया तो वो रॉकेट लॉन्चर थ्रू चला गया, बिकॉज़ इट वाज़ हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। तो यू लर्न, दिस इज व्हाट यू लर्न। सी ये सब एकेडमी में सिखाया जाता है कि एम्बुश कैसे करना है, कॉर्डन कैसे करना है, पर आपको जो उस्ताद ट्रेनर, आपका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस, वो जब सबसे ज्यादा सिखाता है, और कोई नहीं सिखाता। ऑन जॉब ट्रेनिंग सबसे ज्यादा सिखाती है। तो रॉकेट लॉन्च चला गया, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वाला था। उसके बाद हमने सोचा कि अभी चेंज करना पड़ेगा, हमने इंसेंट्री राउंड लगा दिया अंदर। इंसेंट्री राउंड लगा के फायर किया। ये क्या होता है? इंसेंट्री इज ऑल अबाउट अ राउंड विच कैचेस फायर। जैसे हिट करता है, हिट करते ही आग लग जाता है। एक है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, वो होता है किसी भी हार्ड एंटी टैंक के लिए है वो। तो वो रॉकेट लॉन्चर में है, उससे तो फायर नहीं होगा, क्यों, लकड़ी का घर है, निकल जाएगा। वो इम्पैक्ट के भी फटेगा ना। ये तो जो हमने इंसेंट्री मारा है, इंसेंट्री इज बेसिकली फ्लेम, जाके आग लगा दिया घर को। उसने फायर किया, आग लग गया घर को, आग लग गया। और जिस विंडो को मैंने कवर किया था, और जिस दरवाजे को मैंने कवर किया था, उसमें से दौड़ते भागते हुए आया। पहला शॉट, वन डाउन, और पीछे जिसने जंप किया उसने गिरा दिया। दैट वाज माय फर्स्ट टेररिस्ट व्हिच आई किल्ड। सो दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर। ऐसे करते-करते 2 ढाई साल में, 3 साल में मेरे ऐसे 6 मेरे काउंट हो गए थे अलग-अलग ऑपरेशंस में। एक पैर में गोली भी लगी मुझे। सो मेरी टीम में 14 किए। तो उसी कौन के से पैर में गोली लगी? राइट में। अच्छा, ये कब हुआ? ये किसी और ऑपरेशन में हुआ था। आई टोल्ड यू ना कि लॉट ऑफ ऑपरेशंस, बहुत ज़्यादा। तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन, आई कांट फॉरगेट। बट हम फुली लॉज्ड, बुलेट फुली या फुल्ली ग्रेनेड्स, बेसिकली ग्रेनेड्स वेर एम्बेडेड इन माय लेग, लॉज्ड? बगल में गिरा था। तो ऐसे ही 6 हमने टेररिस्ट मारे, और 14 मेरी टीम ने मारे। तो ऐसे इसी की वजह से एपीजे कलाम सर ने मुझे शौर्य पदक दिया और सेना पदक दिया। तो दिस इज़ व्हाट। ये 2000
2-3 की बात, 2002 और ये पदक भी 2002-3 में। 4, हाँ, चार। अनाउंस बहुत 4 में मुझे रिसीव हुआ, अनाउंस 2 में हुआ और 3 में हुआ। एक सेना पदक हुआ एक बार, बिकॉज़ एवरी टाइम यू गो ना कुछ ना कुछ ऑपरेशन होता ही रहता था। तो इवन इफ यू डोंट वांट, एनकाउंटर होते ही हो ही जाता था। तो ऐसे बहुत से फनी इंसिडेंट्स भी हैं हमारे। कभी-कभी एक बार तो ऐसे चल रहा था कि हम एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है। पहाड़ी से हम जा रहे हैं बिकॉज़ इट इज़ ह्यूज थिक फॉरेस्ट और पगडंडी होती है, छोटी-छोटी पगडंडी में जो घूमते हैं। तो हम जा रहे हैं, ऐसे पगडंडी में जा रहे हैं और आगे से मेरा ही इज़ अ स्काउट, द स्काउट व्हो इज़ वॉकिंग, स्काउट के पीछे मैं चलता था। आई यूज्ड टू वॉक, ज़्यादा पीछे नहीं चलता था बिकॉज़ आई गेट अ टाइम टू डिसाइड। डिसीजन मेकिंग में ईज़ी हो जाता है ना कि स्काउट 2 चल रहा है, एक नीचे चल रहा है, एक रास्ते पे चल रहा है ना? या फिर एक रास्ते पे चल रहा है, एक ऊपर चल रहा है बिकॉज़ वी हैव टू कवर दैट टॉप कि टॉप से कोई फायर ना करे। तो वी वर वॉकिंग, तो मेरा स्काउट आगे गया और पहाड़ी में थोड़ा टर्निंग था। टर्निंग करके उसने जंप किया। जैसे जंप किया हमने सबने पोज़ीशन ले लिया कि क्या है? तो बहुत देर से वो कुछ बोल नहीं रहा है। बोला क्या है? देखा क्या? बोला नहीं। बोला क्या है? बताता हूँ। और बहुत देर बैठा रहा, बहुत देर बैठा रहा। बोला क्यों बैठा है? बता नहीं रहा है। क्या हो गया? बोला कुछ जानवर दिखाई दिया क्या? बोला नहीं। बाद में उठा और फिर जब शाम को पोस्ट में आया, बोला साहब उत्थे मैनू टेररिस्ट नाल मैं टकरा गया सी। वो टेररिस्ट भी हाथ लटका के चल रहा है। ही इज़ आल्सो नॉट रेडी और ये भी चल रहा है ऐसे हल्का-सा, बिकॉज़ वो भी रेडी नहीं था, मैं भी रेडी नहीं था। तो क्या हो गया? वो उधर जंप मार दिया टेररिस्ट ने, इसने इधर जंप मार दिया। तो आधा 1 घंटा वो मूव नहीं किया बिकॉज़ उसको पता ही नहीं था कि वहाँ से भागा या नहीं भागा। सो लॉट मेनी थिंग्स यूज्ड टू हैपन। दिस वाज़ अ वेरी, बाद में हमने बहुत उस समय तो वो बहुत अलर्ट था कि क्या होगा? सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। कल एक बार तो हमको रात को अंधेरे में बैठे थे, प्रॉपर लेपर्ड, लेपर्ड हम बैठे एम्बुश में, वो आके बैठा हुआ है लेपर्ड। हाँ, वी आर सिटिंग इन द एम्बुश, आके बैठा हुआ है। तो वो 2 आँखें चमक रही है, तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है? बोला साहब उत्ते कुछ तो आ रहा है। बोला क्या है? तो कॉक किया मैंने, बोला नो, नो वेट करो। तो हमारे एक सीनियर सीनियर हवलदार हू इज़ एक्सपीरियंस सीनियर सूबेदार जो अच्छा होते आपने हैं। गन लोड कर ली थी उस समय? हाँ, कॉक तो हम गन लोड रहती है। लोड रहती आरआर है में गन लोड रहती है सर। अच्छा इट इज़ ऑलवेज़ लोडेड। ओनली सेफ्टी कैच एस पे होता है। ओके सेफ्टी कैच जो होता है एस पे होता है। आर मतलब रेडी टू फायर, एस मतलब आपका सेफ है। सही तो हम सेफ ही रखते हैं बिकॉज़ यू टेक इट आउट एंड फायर इमीडिएटली, डोंट गेट अ चांस। इट इज़ फ्रैक्शन दैट फाइट इज़ फॉर दैट 20 to 30 सेकंड। ही सीज़ मी फर्स्ट और आई सी फर्स्ट। इट इज़ अ बैटल फॉर 30 सेकंड्स। अगर मैंने उसको पहले देख लिया और मैंने उसको कॉर्नर कर लिया देन आई एम, और उसने देख लिया तो आई एम डाउन। तो दैट बैटल इज़ ओनली फॉर वेरी, वेरी फ्यू सेकंड्स इनिशियली। टेररिस्ट और अफसर के बीच में 30 सेकंड नॉट 1-2 सेकंड का बीच गैप अच्छा है। कौन पहले फायर करेगा? हू सीज़ हूम फर्स्ट एंड हू फायर्स करेक्टली, दैट इज़ द बैटल। ऐसे ना सर्वाइवल का कहानी है ऐसा ये। सो रात को हमने लेपर्ड देखा, वो घूर रहा था। तो फिर मैंने रेडी कर दिया था, उसने बोला नहीं सर ये देखो उसकी आँखें। मैं बोला ठीक है यार। बोला कुछ कर रहा है क्या? नहीं। बहुत देर बैठा-बैठा निकल गया। तो कुछ मत करो। जस्ट सेट फॉर क्वाइट हम बैठे। ही आल्सो स्मेल्स ना। ऐसे हुआ है, बहुत होते हैं कभी-कभी। और कोई ये तो एनिमल अटैक नहीं हुआ नहीं कभी हुआ। हुआ एक बार हमको इसका हुआ था, बियर अटैक हुआ था। मेरे दूसरी पार्टी में बियर अटैक हुआ था। बियर आ गया था, तो उन्होंने फायर किया बट वो बियर भाग गया। बट होता है ऐसे। तो ऐसे में आप लोग पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है एनिमल पे फायर करना है या एनिमल से दूर नहीं, एनिमल अगर वो हमारे पे आया तो हम उस पे फायर करेंगे, बट अवॉइड करते हैं। जनरली अटैक नहीं करते। एनिमल जनरली अटैक नहीं करते आपको। दे आर वेरी, वेरी रिस्पेक्टफुल। पर हम उनके डोमेन में जा रहे हैं तो उसको तो थोड़ा-सा इंटिमिडेट होगा ही होगा वो, ऐसा है। दे डोंट अटैक। कभी वर्बल वो हुए हैं? वर्बल टेररिस्ट हुआ है, बहुत बार हुआ है। वर्बल ये रेडियो सेट पे होता था। कभी-कभी वो हमारे रेडियो सेट में घुस जाते थे, हम उनके रेडियो फ्रीक्वेंसी में घुस जाते थे। पहले क्या यासू सेट्स होते हैं, छोटे-छोटे सेट्स। तो उस सेट में इट वाज़ वेरी ओपन फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते थे, स्कैन पे लगाते थे। स्कैन पे जब लगती थी तो कहीं न कहीं वो बातचीत चल रही है। तो हमको पता है कि पाकिस्तान में जो बिकॉज़ वेरी क्लोज़ पाकिस्तान ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी उनका एक सेंटर होता था। कमांड सेंटर जो होता था वहाँ से दे यूज्ड टू रिले मैसेज टू आर कश्मीरी गाइज़ हू आर इन कश्मीर में, जो उनके जैश मोहम्मद के लश्कर के अलग-अलग फ्रीक्वेंसी सेट्स होते थे उनके, वहाँ से रिले करते थे। कंट्रोल बाय पाकिस्तान आर्मी, वहाँ से रिले करते थे। तो हम भी मॉनिटर करते थे उनको। उसी पे हम प्लॉट करते थे कि जहाँ आप बात किया है, जनरल एरिया इसी में। एग्ज़ैक्ट नहीं पता चलता उससे, बट जनरल एरिया पता चल जाता है। तो वी यूज्ड टू डू दैट एंड उसमें फिर उनकी फ्रीक्वेंसी में घुस जाते थे, हम उनकी फ्रीक्वेंसी में। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा गाली और ऑल दैट, थोड़ा जनाब गाली मत दो।
तो 80 तो पंजाबी रेजिमेंट थे, तो हम तो शुरू हो जाते थे, एमसीबीसी से शुरू हो जाते थे उनके, तो बोलते जनाब मत, तो वो होता था, इट इज ऑल। एंड हमारा एक बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर। तो जब टेररिस्ट हमारे इसमें घुसने की कोशिश करते थे और पाकिस्तानी हमारे इसमें रेडियो सेट में घुसने की कोशिश करते थे, हमारे पास राष्ट्रीय राइफल्स में क्या होते, ऑल इसके जवान थे, तो हम भी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, हम सारे केरला के लड़के लगाते थे, मल्लू बोला हम बोलते थे "हाँ, पास करिए मैसेज", तो वो मैसेज पास करता रेडियो सेट में मलयालम में, तो आपस में मलयालम में, तो वो उनका दिमाग खराब हो जाता था, बोलते यार ये क्या बात कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आता था, दे कुडंट इंटरसेप्ट। ओके, सो द स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर देयर, वन स्टेप अहेड कैसे रहें कर बेसिकली। रहे हैं। यू सी यू हैव टू आल्सो काउंटर योर इन्फॉर्मेशन शुड नॉट फ्लो टू हिम, बिकॉज़ ही हैव टू लिसन टू यू, Yeah. आप क्या कर रहे हो? तो उसके लिए हम अपना मलयालम के लड़के मल्लू कभी-कभी टाइमलेस लगाते थे, कभी आसमी लगा दिया, जो आसमी रेजिमेंट थी उसको समझ में नहीं आता था। हाँ, पर उनको समझ में कहाँ आता था पंजाबी रेजिमेंट वाले, तो वो एमसीबीसी चलती थी हमारी। तो वो इश्यूज़ रहते हैं। देयर इज़ देयर आर लाइटर साइड्स, ये भी कॉम्बैट में कभी-कभी छोटी-मोटी ये ह्यूमर्स Humor, चलते हाँ, yeah. होता था। This is what, स्ट्रेस बस्टर होता था हमारा, yeah, कभी this एक आध बार। is more what- बैठ के भी शाम को बैठे हैं तो हम बोलते थे यार खालसी ने तो साला बहुत ही उसको आज छुड़ानी है। तो ये है वो ये होता था। तो एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। आपको 3 साल हो गए सिविलियन लाइफ में आए हुए। हाउ इजी और डिफिकल्ट द ट्रांजिशन हैज बीन, और अब क्या सेटल डाउन है या अभी भी मिस करते हैं भाई वो डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पर। See, in my personal life, not much change has taken place. But when I've gone, जब मैं काम करने जाता हूँ बाहर, बाहर जब I have interacted with lot of people, see, one thing is there कि nothing is good or bad, it is experience. तो आर्म फोर्सेस का एक्सपीरियंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, नथिंग, इट इज नॉट एन, वो एक जॉब नहीं है, इट इज वे ऑफ लाइफ, जिंदगी है, वो एक जिंदगी। तो उस जिंदगी में हमने एक डिसिप्लिन, एक कमराडरी, और कि यार कुछ फायर भी होगा तो मुझे पता है ये बंदा उठाएगा मुझे, तो वो दैट इज मिसिंग इन सिविल लाइफ, बट इट हैज ओन चैलेंजेस, इट हैज ओन ब्यूटी, यहाँ है ऐसे। और फौज की अलग से अपनी चाम है, वो फ़ौज हमने रिटायर यूनिफ़ॉर्म निकाल दिया, पर हमारे दिल से अभी तक वो वर्दी नहीं आती है, तो वो है, वी मिस दैट लाइफ़, बट टू डू समथिंग, यू हैव टू मूव ऑन एंड लर्न, तो वो ज़रूरी है, तो हमने सीखा है। बट सिविल में अनसर्टेनिटी है, सिविल में एक चैलेंज है, एंड सिविल में देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, knowingly unknowingly, and you can't trust people, you are not sure till time you are very close to him, till time you don't work with him for long time, and मैंने ये भी देखा कि जो एक बहुत लंबे समय से आपसे काम कर रहा है, वो भी कभी आपको डिच कर सकता है, बट वो आर्म फोर्सेस में नहीं। दैट इज वेरी गुड थिंग अबाउट दैट। देयर आई मे डिसएग्री विद माय सीनियर, देयर विल बी डिसएग्रीमेंट, बट हियर समबडी डिसएग्रीज, ही विल नॉट टॉक टू मी, ही विल गो अवे। तो वो ऐसी चीजें हैं, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड, इज अ रियल वर्ल्ड, इज अ रियल बैटल हियर गोइंग ऑन। We are in a protected environment in terms of social life. Here it is not. Here you don't know when, what, but at the same time you got very good people. बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं जो हमें बहुत मदद भी करते हैं, and they really respect my service, my way of working. ऐसे भी हैं. So all kind of people are there. Okay. But at the end of the day, it's up to you. How are you going to navigate? What we have learned in armed forces, the qualities of resilience, determination, problem solving attitude, वो फौज में छोड़ के नहीं आना है, वो यहाँ लेके यहाँ सॉल्व करना है। वी हैव टू यूज दैट हियर। साहब, फौज में जो जंगें आपने लड़ी उसमें आप हमेशा जीते, और सिविल लाइफ में भी जो जंग आप लड़ रहे हैं, जीतते रहे हैं और जीतते रहेंगे, ये हमारी शुभेच्छा भी है, ये हमारी कामना भी है। थैंक यू फॉर योर टाइम, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी थैंक यू फॉर योर सर्विस, जो 24 साल आपने देश को दिए, और उसके बाद अभी भी पिछले 3 सालों में आप एकेडमी चला रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत से ज्वाइन किए हैं, एनडीओ से lot of बच्चे people, भेज yes, रहे yeah, हैं, एनडीओ और आईएमए और MS, SSB, एसएसबी के लिए बच्चे भेज रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि मैं आपसे 20-22 साल छोटा होता और आपने ये एकेडमी तब शुरू की होती और मैं आपके पास आया होता,
लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ इज ऑल अबाउट ऑल्सो थिंग्स दैट डोंट हैपन, तो वो चीज Things don't happen because something good is going to happen. समथिंग, ताकि हम बात कर पाए, इसलिए शायद ये बात नहीं हुई उस समय. So that is the way you should always, I don't know, I should say it or not, but Bhagavad Gita is such a beautiful book. If you take lessons from, छोटे-छोटे lessons, ज़्यादा नहीं, तो it helps. As you said ना कि something you were discussing about soldier, ये वो, a soldier has to be very spiritual. If soldier is spiritual, his conscience is very clear. That is what I was trying to tell you. Na? There is an ideological war is happening with other army which does not have any spiritual acts or spiritual behavior. We have all this spiritual behavior. Therefore, we do not, act in inhuman way. And they act in inhuman way because the way they have, done in Belgaum. So this is what in Mumbai or anywhere. So that is what is a soldier has to be spiritual. Then only he can take right decisions and decisions which are justified. हमसे बात करने के लिए, हमसे थैंक यू सो संवाद मच. करने आपने भी मुझे इतना समय दिया और मेरे को इतना बात करने का मौका दिया टू वेंट आउट माय थॉट्स फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल, फॉर अबाउट आर्मी एंड शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस. वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड जय हिंद. जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच. और उम्मीद है कि आप अपना अच्छा काम ऐसे ही करते रहें, और उम्मीद है कि फिर हम कभी दोबारा किन्हीं और विषयों पर बात करें. उम्मीद है कि अगली बार जब हम बात करें तो हमारे पास और पॉजिटिव चीजें हों बात Yes, करने yes, के yes. लिए, हमारे आसपास इतना कुछ घटनाएं ना घट रही हों. Things you cannot control. Things we cannot control. Yes, absolutely. What you can control is our responses. Yes. And that is what exactly we are doing as a country and as a people. We need to respond well in a situation which we are put in. That is life. Absolutely. कर्नल सचिन, थैंक यू वेरी मच. और इस उम्मीद के साथ, जैसा कि विनोद दुआ जी कहते थे कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर होगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. जय हिंद.